हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे। ये चित्र मैंने आपको इसलिए लगा करके दिया कि आगे से हम थोड़ा पहले ही पॉलिटिकल थिंकर के बारे में जान जाएंगे। ये हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनका एक कोट मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमें अपना काम करते रहना चाहिए वहाँ भी जहाँ इसकी कदर ना हो। यानी कि हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, कोई इसकी कदर करे या ना करे तो भी। तो ये कोट है, यहाँ से हम इनके विचारों को पढ़ना शुरू करेंगे। दोबारा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, ये इनका कोच है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र ना हो। ओके, ये तस्वीर आपको मैंने दिखाई। तो चलिए, पॉलिटिकल व्यूज ऑफ राम मनोहर लोहिया हम पढ़ेंगे। बीए 4 सेमेस्टर का हमारा ये चैप्टर है। मैं आपकी प्रोफेसर। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया जी की, फिर पॉलिटिकल व्यूज ऑफ राम मनोहर लोहिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। और वही जैसे हमारी हैबिट है, पहले हम इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ेंगे कि राम मनोहर लोहिया कहाँ से थे, उनका परिवार क्या था, उनकी शैक्षणिक अध्ययन उन्होंने कहाँ से किया, मैट्रिक परीक्षा कहाँ से की, उसके बाद वो किस किस के संपर्क में, एक ब्रीफ सा इंटरप्रिटेशन हमारे पास होना चाहिए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुरा जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम चंपा था। उनके पिता महान देशभक्त और गांधीवादी व्यक्ति थे, जिनके व्यक्तित्व तथा विचारों का प्रभाव उनके पुत्र पर भी पड़ा। लोहिया जी का शैक्षणिक जीवन अकबरपुरा में ही आरंभ हुआ, परंतु उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1925 में बम्बई के मारवाड़ी विद्यालय से प्रथम श्रेणी में पास की। उसके बाद उन्होंने 1927 में इंटर की परीक्षा हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से पास करके 1929 में कलकत्ता के विद्यासागर महाविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। उसके पश्चात लोहिया ने बर्लिन के हुम्बर्ट विश्वविद्यालय से सन 1932 में नमक और सत्याग्रह नामक शोध प्रबंध पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, उस जमाने में जब सत्याग्रह चल रहा था, उस जमाने में जब नेशनल मूवमेंट था, उस जमाने में जब गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था, उस समय में उन्होंने जो पीएचडी के अपने थीसिस का टॉपिक रखा, वो टॉपिक उन्होंने रखा नमक और सत्याग्रह। ओके, और इस पर उन्होंने शोध प्रबंध किया और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 1933 में जर्मनी से अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त कर वे स्वदेश लौट आए। 1934 में डॉक्टर लोहिया जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़े और 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ, तब लोहिया जी कांग्रेस सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक बने, यानी न्यूज़पेपर के वो एडिटर बनाए गए। ओके, परंतु सन 1938 में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो लोहिया जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना 4 सूत्री कार्यक्रम रखा और इसे एक नया मोड़ दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ न देना, देशी रियासतों में आंदोलन, ब्रिटिश माल जहाजों से माल उतारने और लादने से इनकार करने वाले मजदूरों का संगठन तथा युद्ध कर्ज को मंजूर न करना व अदा न करना, ऐसी गतिविधियों के कारण डॉक्टर लोहिया को 7 जून 1940 को बंदी बना लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 2 वर्ष का कारावास दे दिया गया। तो बेसिकली ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिससे आपको एक राम मनोहर लोहिया जी की जो जीवन है उसके बारे में थोड़ा सा पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया, उनका जीवन कैसा था। ओके, तो राम मनोहर लोहिया जी का ये इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। ओके, अब बेसिकली हम जो भी विचारक पढ़ते हैं तो उसमें हम ये जरूर पढ़ते हैं कि किस हमारे जो विचारक हैं उन पर किस किस का प्रभाव पड़ा। अब देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि डॉक्टर लोहिया 1963 में अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर प्रथम बार लोकसभा के सदस्य बने। थोड़ा सा मैं आपको आगे का भी बता दूं, जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर शामिल किया उसमें ये चीजें शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि ये हिंदी की टाइपिंग बहुत बड़ा मसला है। इतनी आसानी से ये जो है टाइप नहीं हो पाता और थोड़ा थोड़ा हम टाइप करने में कहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसी गतिविधियों के कारण जो गतिविधियां जो राम मनोहर लोहिया की लास्ट मैंने आपको बताई कि डॉक्टर लोहिया को 7 जून 1940 को बंदी बना लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। परिणाम स्वरूप उन्हें 2 साल का कारावास भी दिया गया।
लेकिन 3 सितंबर 1941 को उन्हें रिहा कर दिया गया। ओके, और वे अगस्त 1942 में छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन, आपको याद होगा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो 1942 में छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन में लोहिया जी ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा लेख लिखे। इस कारण से मई 1944 में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया, जहां से उन्हें 11 अप्रैल 1947 को रिहा कर दिया गया। ओके, पहले जेल में डाला गया और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। डॉक्टर लोहिया 1963 में 1963 समझते हैं आप, देश को आजादी मिली 1947 में, 1952 में आम चुनाव हुए, 1963 में यानी कि नेहरू जी की मृत्यु से केवल 1 बरस पहले की बात है, डॉक्टर लोहिया 1963 में अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर प्रथम बार लोकसभा के सदस्य बने। उससे पहले भी उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा था, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने जाति प्रथा, धर्मांधता, आर्थिक शोषण, बाल विवाह, जमींदारी प्रथा तथा छुआछूत आदि का घोर विरोध किया। 1964 में विश्व भ्रमण करने के पश्चात डॉक्टर लोहिया ने महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही आदि के विरुद्ध आंदोलनों को सक्रिय किया और सन 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया। 12 अक्टूबर 1967 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर लोहिया ने हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, 1964 में उन्होंने ये किताब लिखी। इतिहास चक्र, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, 1966 में उन्होंने किताब लिखी। समाजवाद के आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेसिस ऑफ सोशलिज्म, 1962 में उन्होंने लिखा। भारत में समाजवाद, सोशलिज्म इन इंडिया, 1968 में लिखा। समाजवाद की अर्थनीति और समाजवाद की राजनीति, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ सोशलिज्म, 1968 में उन्होंने लिखी। समाजवादी आंदोलन का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, 1969 में उन्होंने लिखा। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये पुस्तक उन्होंने 1963 में लिखी। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, 1965 में उन्होंने लिखा। ओके, तो राम मनोहर लोहिया के जो बेसिकली विचार हैं, उन पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा। उनकी शिक्षा के बारे में आपने जान लिया कि उच्च शिक्षित व्यक्ति थे और पढ़ाई करने के लिए वो बर्लिन में भी गए। और राम मनोहर लोहिया के जो राजनीतिक विचार हैं, अगर हम उनके बारे में बेसिकली बात करें, तो उन पर किस-किस का प्रभाव पड़ा ये देखना इम्पोर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया पर बहुत सारे उस समय के विचारक थे जिनका प्रभाव पड़ा, जैसे गांधी और कार्ल मार्क्स का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। ओके, तो डॉक्टर लोहिया का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा विवादास्पद रहा। विवादास्पद का मतलब होता है जिसके बारे में बहुत बातचीत होती रही, तो उनका बहुत विवादास्पद रहा। उन पर मार्क्स और गांधी दोनों का प्रभाव पड़ा। ना वे पूरी तरह से मार्क्सवादी बने और ना ही पूरी तरह से गांधीवादी, दोनों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता। आपने मार्क्स को कभी पढ़ा नहीं क्योंकि आप लोग इंडियन पोलिटिकल थिंकर पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पोलिटिकल थिंकर के अंदर हम लोग मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, वे बहुत ही मिली-जुली विचारधारा के समर्थक थे। वो कहते थे कि मार्क्सवाद या गांधीवाद का अंधानुकरण ना करके हमें उनके सिद्धांतों की अमूल्य बातों को सीख लेना चाहिए। अतः उनके चिंतन में समय-समय पर कई परिवर्तन आते रहे, किंतु बराबर उनका जो उद्देश्य था वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की खोज कर रहा था जो स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर आधारित हो। इसी खोज में वे कभी मार्क्सवाद तो कभी गांधीवाद की ओर मुड़ गए। अंत में इसी खोज में उन्होंने मार्क्स, गांधी और लोकतंत्र के सिद्धांतों का समन्वय कर एक ऐसी विचारधारा का सृजन किया जो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का सबल आधार बन गई। उन्होंने साफ-साफ कहा कि समाजवादी आंदोलन के जिन उद्देश्यों पर हमें जोर देना है, तो सिर्फ पूंजीवाद को खत्म करने और एक पार्टी के अधिनायकवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों के एक समाज का निर्माण करना है। एक ऐसा समाज जो मानवीय और सामाजिक जीवन के मूल्यों पर आधारित हो। लोहिया के इस दृष्टिकोण का जो सोर्स है वो बेसिकली गांधीवाद है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद थिंकर्स की जो पूरा जो ध्यान था वो इस बात पर चला गया कि अब देश के अंदर कौन सी व्यवस्था है, और देश की व्यवस्था को समझने के लिए, देश में एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए इक्वालिटी और सोशलिज्म की बात बहुत ज्यादा होने लगी। कि मतलब, क्योंकि देखो ना, एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम एक घर बनाते हैं और जब हम घर बनाते हैं, मान लीजिए घर के अंदर कुछ खामियां हैं कि मतलब किचन बहुत छोटी है या मतलब हवा का आवागमन बहुत अच्छा नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे कि अगली बार
जब भी कभी हमें मौका मिलेगा, अगर हम एक और घर बना पाए या इसी घर को हम कभी रेनोवेट करवा पाए, तो हम ये कमियाँ नहीं रहने देंगे। भारत ने एक लंबा अरसा गुलामी की ज़िंदगी को जिया। अंग्रेज़ों के आधिपत्य में हमको काम करना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, देश हमारा, लेकिन हमारे ऊपर आधिपत्य किसका हो गया? अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ों ने हमें रूल किया। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी छटपटाहट थी। एक बहुत बड़ा हमारे मनों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे बौखलाहट थी कि हम अपने देश के अंदर सोशल इक्वालिटी के आधार पर काम करें, किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए, सामाजिक समानता हो, सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, सभी लोग राइज करें। राम मनोहर लोहिया भी इससे अलग नहीं थे। तो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के लिए भी जो राम मनोहर लोहिया थे वो बात करते थे और उन पर प्रभाव पड़ा मार्क्स का और गांधी का। गांधी से भी उन्होंने कुछ बातें ली, गांधी जी की बातों से भी वो बहुत प्रभावित हुए और मार्क्स से भी वो बहुत प्रभावित रहे। फिर देखिए विकेंद्रीकरण का समर्थन। विकेंद्रीकरण समझते हैं आप? शक्तियों का बंटवारा। ओके, सारी शक्तियां अगर एक के पास रहेंगी तो एक कहावत है कि पावर करप्ट्स अ मैन। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है एंड अल्टीमेट पावर करप्ट्स इट अल्टीमेटली। और जरूरत से ज्यादा शक्ति उसको पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। इसी तरह से एक डेफिनेशन अथॉरिटी के लिए, शक्ति और अथॉरिटी में अंतर है। शक्ति किसी के पास भी हो सकती है। जब कोई एक व्यक्ति अपने मोहल्ले के अंदर या अपने एरिया के अंदर गुंडा बन करके हफ्ता वसूली करता है तो उसको तो हम बोलते हैं शक्ति। लेकिन अगर वो उसी क्षेत्र के अंदर एमएलए बन जाता है, वहां पर इलेक्शन जीत जाता है और उसके बाद जाकर के विधायक बन करके बैठ जाता है, उसके बाद कर लेता है, टैक्स लेता है, तो वो सत्ता बन जाती है। लेकिन अथॉरिटी करप्ट्स अ मैन एंड अल्टीमेट अथॉरिटी करप्ट्स इट अल्टीमेटली। ये बिल्कुल सत्ता के साथ भी है कि जरूरत से ज्यादा जो सत्ता होती है वो बेसिकली इंसान को पथभ्रष्ट कर देती है और उसको पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो निर्णय हैं वो विकेंद्रीकरण के आधार पर नहीं होते, एक ही व्यक्ति के हाथों होने लगते और ये अच्छे नहीं होते। तो विकेंद्रीकरण के वो बहुत ज्यादा समर्थन करते थे। वो पूर्ण रूप से ये मानते थे कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। वो हमेशा साम्यवाद के केंद्रीकरण की निंदा करते रहे। साम्यवाद का जो केंद्रीकरण था उसको पसंद नहीं करते थे। उन्होंने प्रजातंत्र की हमेशा प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमेशा अच्छा है। हालांकि वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, परंतु उनका ये विचार था कि स्वायत्त शासी गणराज्य आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हुए भी बिना भी परस्पर सुसंगठित, संबद्ध और जुड़े हुए होना चाहिए। विकेंद्रीकरण तो ठीक है, लेकिन फिर भी इकट्ठे रह करके ही जो है देश को, राज्य को चलना चाहिए। उन्होंने एक चौखंबा एक राज्य की कल्पना, एक राज्य की महत्वपूर्ण कल्पना प्रस्तुत की जिसमें शासन ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र के 4 खंभों पर आधारित होगा। यानी उनका ये मानना था कि एक राज्य जो है या वो इन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए एक राज्य जिसके अंदर 4 खंभे हों। ओके, कौन-कौन से? ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र। ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र। तो कहते हैं कि जब इन चारों के ऊपर आधारित जो कोई भी राज्य बनेगा तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने देश के बारे में देखें तो हमारे यहाँ पे विकेंद्रीकरण है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास है, कुछ शक्तियाँ राज्यों के पास है, कुछ शक्तियाँ पंचायत के पास है। सारी शक्तियाँ एक जगह नहीं है ना? अगर आपको थोड़ी सी पिछली क्लास याद हो तो आपको पता होगा कि भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया। भारत के संविधान के द्वारा शक्तियों को विभाजित किया गया और इन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 मतलब 4 मान लीजिए आप। पहली संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य को। समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? दोनों। लेकिन अगर दोनों में अगर टसल हो जाती है तो किसको चला जाता है? केंद्र को। और चौथी होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कोई भी शक्तियाँ जो यहाँ पर डाली नहीं गई, उसके अतिरिक्त यदि किसी शक्ति की जरूरत है तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र के पास। यानी कि हमारे यहाँ पर विकेंद्रीकरण किया गया है भारत के संविधान। फिर देखिए साधन और साधे की एक रूपता, इक्वालिटी ऑफ एंड एंड मीन्स। गांधी जी की तरह लोहिया भी इस बात पर यकीन करते थे कि साधन और साध्य के अंदर एक रूपता होनी चाहिए। उनका मानना था कि केवल साध्य का नैतिक होना ही काफी नहीं है, साधन का नैतिक होना भी जरूरी है। आपको याद है ना गांधी जी के एंड्स एंड मेन थ्योरी, साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। तो लोहिया साहब भी यही कहते हैं कि बेसिकली दोनों नैतिक होने चाहिए तभी बात बनेगी। ओके,
तो देखिए सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति डटे रहना, सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह को डॉक्टर लोहिया शोषकों के प्रति रोष और शोषितों के प्रति प्रेम दर्शन का महत्वपूर्ण हथियार मानते हैं। उन्होंने ना तो अहिंसा का त्याग किया और ना ही क्रांति का। ओके, उन्होंने सत्याग्रह की विभिन्न विधियों में से सविनय अवज्ञा और हड़ताल को उचित और उपवास को अनुचित और धोखाधड़ी बताया। उन्होंने सतत सत्याग्रह करने पर जोर दिया और यही कारण था कि वे एक के बाद एक सत्याग्रह करते रहे। अब गांधी जी की बातों से वो प्रभावित हैं। ओके, लोहिया साहब गांधी जी की बातों से प्रभावित है। उस समय के सभी युवा प्रभावित थे गांधी जी से, लेकिन गांधी जी के कुछ बातों को स्वीकार करते हैं, कुछ बातों को स्वीकार नहीं करते। गांधी जी के उपवास की पद्धति को पसंद नहीं करते, हड़ताल की पद्धति को पसंद करते हैं, सत्याग्रह को पसंद करते हैं बेसिकली। ओके, सविनय अवज्ञा को पसंद करते हैं। सविनय अवज्ञा समझते हैं? सविनय अवज्ञा यानी कि विनम्रता के साथ बात को ना मानना। अंग्रेज जब हमारे देश के अंदर थे तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन चलाया गया था कि प्यार के साथ उनको मना कर देना कि हम आपका काम नहीं करेंगे। ये बेसिकली सत्ता के प्रति अपने रोष को प्रकट करने का एक तरीका था। ओके, कुछ बातों को मानते थे, कुछ को नहीं मानते थे। तो देखिए ट्रू रिलीजन, सच्चा धर्म, गांधी जी और लोहिया दोनों बेसिकली मानव धर्म पर यकीन करते थे और विश्व धर्म में अपना विश्वास उन्होंने प्रकट किया। डॉक्टर लोहिया के अनुसार धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नैतिक जीवन पद्धति है जो मनुष्य को सदा उसके कर्तव्यों की ओर प्रेरित करती है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार सच्चा धर्म विश्व की एक नैतिक सुव्यवस्था में श्रद्धा रखना है। यानी कि यहाँ पर वो उनका जो विचार है वो किसके साथ मैच करते हैं? गांधी जी के साथ। वो भी उसी तरह की सुव्यवस्था में यकीन करते हैं जिसमें गांधी जी करते हैं। और गांधी जी आपको मालूम है कि वसुदैव कुटुंबकम पर बहुत यकीन करते थे। तो लोहिया साहब भी बेसिकली इसी तरह के विचारों पर जो है यकीन करते हैं। फिर देखिए अधिकार और कर्तव्य। डॉक्टर लोहिया का ये सिद्धांत था कि जब तक व्यक्ति को अपने जीवन का ज्ञान नहीं होता तब तक वह अपने स्वाभिमान के प्रति जागृत नहीं होता, तब तक उसमें कर्तव्य की भावना नहीं आ सकती। और कर्तव्य की भावना लाने के लिए उसे अधिकार दिया जाना जरूरी है। मतलब लोहिया का ये मानना था बेसिकली कि अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जब तक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक व्यक्ति अपने कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। ओके, तो अधिकार और कर्तव्यों को भी साहब इस पर भी यकीन करते थे। देखिए बेसिकली है क्या, आपको शायद याद होगा कि हम लोग अपने संविधान के अंदर हमने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की है। ओके, मौलिक अधिकार जहाँ पर है वहाँ पर कर्तव्य भी है, जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार भी है। अगर हमें कोई कर्तव्य करने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर अधिकार भी है। अगर मैं आपसे ये उम्मीद करूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ें तो मेरा भी ये फर्ज बनता है मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, क्योंकि ये आपका अधिकार हो जाता है। ओके, मेरा कर्तव्य आपका अधिकार, आपका कर्तव्य मेरा अधिकार। मतलब अगर आप अच्छा करेंगे तो ऑब्वियस है कि मुझे खुशी होगी, है ना। तो मेरा ये अधिकार है कि अगर मैं अपने विद्यार्थियों के साथ मेहनत करूँ तो मेरे विद्यार्थी बदले में मुझे कुछ दें। ओके, बदले में मुझे कुछ दें मतलब बहुत अच्छी स्टडी करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करें। किसी भी गुरु के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती कि उसके विद्यार्थी काबिल है। ओके, और उससे भी ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारे स्टूडेंट्स हमसे भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं, तब बहुत खुशी होती है। ओके, चलिए आगे देखिए। विश्व शांति, विश्व सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में विचार। डॉक्टर लोहिया युद्ध को पसंद नहीं करते थे, अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे, विश्व शांति के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने निशस्त्रीकरण, विश्व संघ, अंतर्राष्ट्रीयवाद आदि में सदैव प्रगाढ़ आस्था अपनी व्यक्त की। उन्होंने समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के आधार पर एक विश्व सरकार और एक विश्व विकास संस्था की कल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने परिषद की स्थायी सदस्यता और निषेधाधिकार की हमेशा भर्त्सना की और हमेशा समता, स्वतंत्रता के आधार पर यूएन के पुनर्गठन की चर्चा की। उन्होंने इन बातों से स्पष्ट है कि डॉक्टर लोहिया का विश्व समाजवादी चिंतन अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना में वृद्धि करता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावनाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने अपनी 4 सूत्री योजना भी प्रस्तुत की। मौलिक विचारक भी थे, अपनी योजनाएं प्रस्तुत करते थे, अपने अपने खुद के विचार प्रस्तुत करते थे। ये बड़ी प्यारी बात होती है। कौन कौन से उन्होंने 4 विचार प्रकट किए? नंबर 1, एक देश की जो पूंजी आर्थिक शोषण के लिए लगी है उसे जब्त करना। एक देश की पूंजी जो आर्थिक शोषण के लिए लगी है उसको जब्त करना। दूसरा,
विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता कायम रहे, क्योंकि जब संप्रभुता होती है ना किसी राष्ट्र के पास, स्वतंत्रता होती है, तभी वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, नो डाउट अंग्रेजों के ज़माने के अंदर हम जो जी रहे थे और जो हम आज जी रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। हम कितनी ही कमियाँ निकाल दें, ये निश्चित है कि आज जो स्वतंत्रता जिस लिबर्टी के साथ हम लोग सर्वाइव करते हैं, उस समय नहीं करते थे। आपका मान, स्वाभिमान, आपकी समानता, आपकी स्वतंत्रता। आप देखिए आप कितने आराम के साथ अपनी सरकारों को कुछ भी कह सकते हैं। उनको भी मालूम है कि आप लोग उनके मतदाता हैं, तो वो लोग भी आपके साथ कोप अप करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लुईया साहब बताते हैं क्या होता है स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की। फिर वो कहते हैं विश्व भर के लोगों को संसार के किसी भी स्थान पर जाने और बसने का अधिकार हो। आपको मालूम है भारत के साथ ये है, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमको कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता है। लोहिया का ये मानना था कि विश्व स्तर पर सभी लोगों को ये स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और आपस में विश्व इस तरह से एक होना चाहिए कि कोई भी कहीं पर भी जाकर के बस जाए। जैसे हम हिंदुस्तान में बस जाते हैं, आपका मन करे आप चंडीगढ़ रह लो, आपका मन करे पंजाब में रह लो, आपका मन करे असम में जाकर के बस जाओ, आपका मन करे हिमाचल में रह लो, जहाँ मन करे रह सकते हैं भारत के नागरिक। फिर विश्व नागरिकता का प्रावधान सभी को सुलभ हो। मतलब लोहिया साहब का ये मानना था कि वर्ल्ड सिटीजनशिप होनी चाहिए। अभी देखो आप लोग कनाडा जाने के लिए तरस रहे हैं, या मतलब बहुत सारे बच्चे हैं मुझे बताते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा पीआर लेना चाहते हैं। वो कहते थे कि विश्व की नागरिकता सबको मिलनी चाहिए। अब इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं कि अगर इस तरह से नागरिकता दे देंगे तो आपको भी मालूम है हर देश जो है असुरक्षित अपने आप को अनुभव करेगा, दूसरे देश के लोग आकर के उसके यहाँ पे नियमों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, कुछ पता नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। एनीवेज ये उनके विचार थे। उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को साकार बनाने के लिए राष्ट्रों की समानता, जाति प्रथा का उन्मूलन, रंग भेद की नीति की समाप्ति और विश्व संसद की बात की। प्रत्येक स्तर के प्रतिनिधि समान रूप से कार्य करेंगे। विश्व व्यवस्था की एक विश्व संसद होगी। वर्ल्ड पार्लियामेंट की बात वो करते हैं, जिसके 2 सदन होंगे, जिसके अधीन प्रत्येक राज्य की सेना पर नियंत्रण स्थापित होगा। इस प्रकार इस व्यवस्था में निशस्त्रीकरण का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर लोहिया का अंतर्राष्ट्रीयवाद सम्यक दृष्टि, शांति और आशावाद का प्रतीक है। एक बहुत बड़ी संकल्पना जो है राम मनोहर लोहिया ने कर दी। एक बार फिर से मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, वेरी इंटरेस्टिंग। 4 बातें आपको समझ में आ गई, 4 सूत्री योजना उन्होंने प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीयवाद के विचार को साकार करने के लिए राष्ट्रों की समानता, जाति प्रथा का उन्मूलन, रंग-भेद की नीति की समाप्ति और विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट पर बल दिया। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व व्यवस्था ग्राम, मंडल, प्रांत, राष्ट्र और विश्व जैसे 5 खंभों पर आधारित होनी चाहिए। वहाँ पे वो 4 खंभों की बात करते हैं, जिसमें विश्व शामिल नहीं है। यहाँ पे विश्व को भी शामिल करके 5 खंभे बताते हैं। प्रत्येक स्तर के प्रतिनिधि समान रूप से कार्य करेंगे। विश्व व्यवस्था अपनी एक विश्व संसद होगी, जिसके 2 सदन होंगे, ठीक है? और ये उनका एक विचार था जो पूरा नहीं हो पाया। हालाँकि आपको शायद मालूम नहीं है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज़ेशन एक ऑर्गेनाइज़ेशन तो बनी हुई है, जिसके अंदर ज़्यादातर विश्व के सभी देश शामिल हैं। 193 के करीब देश जो है यूएनओ में शामिल हैं। जब आप लोग 3rd ईयर में आ जाएँगे, आपका एक पूरा पेपर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज़ेशन का। लेकिन लोहिया यहाँ पर जो अ, संकल्पना करते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, वो ये करते हैं कि पूरा विश्व मिल कर के रहे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कि पूरे विश्व के पास एक ही तरह से जीने के तरीके हों, पूरा विश्व मिल कर के रहे, ऐसा उनका विचार है ना? आज तक पूरा नहीं हो पाया अलग बात है, लेकिन विचार अच्छा है और बेसिकली उनके विचारों से वो अंतर्राष्ट्रीय सम्यक दृष्टि, शांति और आशावाद का प्रतीक दिखाई देते हैं। ओके जी, तो ये जो है लोहिया साहब के कौन से विचार हैं? राजनैतिक विचार। ओके। हालाँकि लोहिया के बहुत सारे विचार हैं, मैं आपको जल्दी से क्योंकि थोड़ा टाइम हमारे पास है और वक़्त अब कम रह गया है, आपके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, कि लोहिया के लोकतंत्र पर भी कुछ विचार मैं आपको बता दूँ। रामन और लोहिया का लोकतंत्र में अटूट भरोसा था, परंतु गांधी जी की भांति लोहिया भी भारत सहित एशिया और अफ्रीका के कई नव स्वतंत्र राज्यों में पश्चिमी लोकतंत्र के स्वरूप को अपनाने की निंदा करते थे। उनका मानना था कि इस प्रकार के लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नाम मात्र ही स्वतंत्र थे। उनका मानना था कि प्रतिनिधि प्राय अपने राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधि होता है, ना कि लोगों का या अपने क्षेत्र का।
विधानमंडल में प्रतिनिधि अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी बने रहने की संभावना नहीं होती। वास्तव में राजनीतिक दल ही सरकार, विधानमंडल और जनता पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए लोहिया साहब की बात कितनी सही हुई। उनका ये मानना था कि बेसिकली जिस भी क्षेत्र से कोई व्यक्ति लड़ता है वो किसी न किसी राजनीतिक दल का होता है, और जब वो रिप्रेजेंट करता है उस एरिया को, अपने क्षेत्र को, तो वो वहां पर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ना करके किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसको लोहिया साहब पसंद नहीं करते, इसको रावण और लोहिया बिल्कुल लाइक नहीं करते। लोहिया जी पश्चिम के लोकतंत्र की इसलिए भी आलोचना करते हैं क्योंकि उनका ये भी मानना है कि ऐसा लोकतंत्र धनी लोगों का लोकतंत्र है। ऐसे लोकतंत्र में समानता का अधिकार नहीं था और इसमें कमजोर एवं गरीब लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। उनका लोकतंत्र में दृढ़ भरोसा था और उनका लोकतंत्र एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए परस्पर सहयोग, साझेदारी, वाद संवाद और अपने उत्तरदायित्व को निभाने का रास्ता था। ओके, वे लोकतंत्र के माध्यम से अन्याय, भेदभाव, शोषण और विषमताओं को दूर करना चाहते थे। अतः लोकतंत्र उनके लिए एक ऐसी शासन प्रणाली नहीं बल्कि भेदभाव रहित समतावाद समाज की स्थापना का साधन था। लोहिया डॉक्टर लोहिया ने के लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं थी, जैसे देश की अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करना। लोहिया के कुछ सपने थे, कुछ उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कुछ बातें कही, जैसे कि उन्होंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, विश्व सरकार की स्थापना के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर विश्व संसद का निर्माण करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण न हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सामूहिक और व्यक्तिगत व्यवहार होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था समाज के बिना लोकतंत्र अर्थहीन हो जाता है, और बेसिकली उनका ये मानना था कि समानता लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र और समाजवाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने स्त्री पुरुष के बीच की समानता, रंग पर आधारित असमानता की समाप्ति, जन्म और जाति पर आधारित असमानता की समाप्ति की बात की। उत्पादन में बढ़ोतरी तथा आर्थिक समानता की उन्होंने बात की। उनका मानना था कि किसी का वेतन 1000 रुपए प्रति माह से ज्यादा रहा, उस समय के हिसाब से उन्होंने बताया था। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बेसिकली जब आप आर्थिक असमानता की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक महीने में 10,000 भी नहीं कमा पाते, कहीं तो 5,000 भी नहीं कमा पाते। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो असमानता है, इसको लोहिया दूर करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा कमा ले, कोई बहुत कम कमा ले। अंतर हो लेकिन इतना ना हो कि अगर कोई एक आदमी एक दिन में 1 करोड़ कमा पा रहा है, कम से कम दूसरा 10,000 तो कमा ले। ओके, अब वो अलग बात है, इसके पीछे मतलब हम बहुत सारी बातों पे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई मेहनती हो सकता है, कोई नहीं हो सकता, किसी को पिछली संपत्ति मिलती है, किसी को नहीं मिलती, वगैरह वगैरह। ठीक है, लोहिया का विश्वास था कि केवल समाजवाद ही भारत की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर कर सकता है। उनके अनुसार भारत जैसे देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब इसमें नागरिक सक्रिय रूप से अपनी भूमिका को अभिनीत करेंगे, जहां कहीं भी अन्याय दिखाई देगा उसके विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए डॉक्टर लोहिया ने संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के स्थान पर ऐसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने का सुझाव दिया जिसे उन्होंने चौखंबा राज्य की संज्ञा दी। इसमें राज्य का ढांचा गांव, जिला, प्रांत और केंद्र, इन 4 स्तंभों पर खड़ा होगा, और इन सभी में चारों के चारों जो स्तर होंगे, इन सभी में समानता स्थापित कर दी जाएगी, तभी लोकतंत्र वास्तव में स्थापित हो पाएगा। देखिए, लोहिया ने विकेंद्रीकरण की बात तो की, लेकिन लोहिया का ये भी मानना है कि ये जो 4 खंभे ना, ये अपने आप में स्वतंत्रता से काम करें, यानी कि ग्राम अपने हिसाब से काम करे, जिला अपने हिसाब से काम करे, प्रांत अपने हिसाब से काम करे और केंद्र अपने हिसाब से काम करे। अब होता क्या है कि कोई भी राज्य बिना केंद्र के प्रभाव के काम नहीं कर पाता, कोई भी गांव बिना जिला के प्रभाव के काम नहीं कर पाता, कोई भी जिला बिना राज्य के प्रभाव के काम नहीं कर पाता। तो मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक चेन है, ऊपर से नीचे तक प्रभावित करती रहती है। ओके, उनका कहना था कि संघवाद की प्रचलित व्यवस्था केंद्र, प्रांतों और स्थानीय शासन में राज्य शक्ति का जैसे बंटवारा करती है, वह विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की संकल्पना को साकार नहीं करती।
हालांकि मैंने आपको बताया ना कि जो शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र के पास कौन से वाली शक्तियां हैं, वो केंद्र सूची में जितने भी विषय हैं सबके सब केंद्र के पास है, राज्य सूची के पास वही विषय है। वो कहते हैं कि लेकिन इससे ये सही बंटवारा नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपको बताऊं संवर्ती सूची अगर आपको याद हो, पहली बात तो देखिए केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का, राज्य सूची पर भी कुछ स्थितियों में यदि राज्य लिख करके दे दे, यदि कोई ऐसी परिस्थितियां हो तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र का हो सकता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य को दोनों का अधिकार है, लेकिन दोनों में यदि कोई झगड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अधिकार है किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास। फिर अगर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कोई विषय शामिल नहीं किया गया है, कोई और विषय सामने आ जाता है तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास। यानी कि सारी की सारी शक्तियों का जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ है। लोहिया कहते हैं कि केंद्र और राज्यों के अंदर जो ये शक्तियों का विभाजन किया गया है और राज्य सरकारों और पंचायत के अंदर भी जो विभाजन है ये सही नहीं है, वो इसको ठीक नहीं मानते। ओके, वे विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की संकल्पना को साकार नहीं करती, वह केवल शासन की सुविधा उत्पन्न करती है, परंतु शासन में नागरिकों की वास्तविक सहभागिता को बढ़ावा नहीं देती। ओके जी, यानी उनका ये मानना था कि ये जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसको वो पसंद नहीं करते। ओके, चलिए यानी भैया मैंने आपको इसलिए लोहिया का लोकतंत्रवाद बता दिया, ये भी मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। ओके, तो हमने आज यहाँ पर बेसिकली देखिए लोहिया के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ा, और हमने जो लोहिया साहब के बेसिकली लोकतंत्र के बारे में उनके जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे निष्कर्ष। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनीतिक विचारक, चिंतक और सूक्ष्मदर्शक थे, परंतु उनका चिंतन राजनीति तक कभी सीमित नहीं रहा। संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भाषा आदि के बारे में उनके विचार मौलिक थे। अपने राजनीतिक दर्शन में डॉक्टर लोहिया महात्मा गांधी और मार्क्स के चारों ओर घूमते थे, परंतु ना तो वे गांधी जी का अंधानुकरण करते थे और ना ही मार्क्स का। वे दोनों के विचारों का समन्वय करके लोहिया नीति का निर्माण करते हैं। उनके विचार इन दोनों से भी कहीं कहीं अलग दिखाई देते हैं, और दोनों की उन बातों को देखिए, जैसे एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है अभी कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को मानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को, हड़ताल को नहीं मानते। नहीं, हड़ताल को भी मानते हैं, व्रत को नहीं मानते। ओके, कुछ बातें मानते हैं जो मानने लायक है, कुछ को नहीं मानते जो उनके हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने लिखा है कि उन्होंने समाजवादी चिंतन को एशियाई दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। वे कोरे पथवादी नहीं है। ओके, उन्होंने कर्म तथा चिंतन के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को सदैव ध्यान में रखा। ओके, वे चाहते थे कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन तथा स्वभाव की अभिव्यक्ति हो। वे इस पक्ष में नहीं थे कि व्यक्तित्व के किसी एक पहलू की एकांगी तथा सीमित वृद्धि हो। तो ये उनके विचारों का आप कहेंगे कि एक विस्तार था। ओके, वैसे भी देखिए आप, लोहिया ने जो स्टडी किया सत्याग्रह और नमक कानून पर, वो अपना शोध प्रबंध लिखते हैं, अपना पीएचडी का थीसिस लिखते हैं। जो भी कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ भी पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीयवाद पर उन्होंने अपने बड़े मौलिक विचार दिए। वो चाहते हैं कि पूरा विश्व को लेकर के कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें पूरे मतलब विश्व से संबंधित, मतलब पूरे विश्व के लिए कोई एक नागरिकता की बात की जाए। ये बड़ी प्यारी बात है कि मतलब उनके जो विचार है उसमें मौलिकता के दर्शन भी आपको हो जाते हैं। ओके, ये हमने राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पढ़ा, ये निष्कर्ष था उनका। और वही, हालांकि बार बार वही कोट आपको मैं बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बताते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन से बच्चे को कौन सी बात अच्छी लग जाए। कैसा डर है जो दिन निकल गया है, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये राम मनोहर लोहिया जी हैं। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र ना हो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कोट ऑफ राम मनोहर लोहिया, इसे आप अपनी जिंदगी का उसूल बना सकते हैं। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र ना हो। यानी कि कोई इज्जत करे या ना करे हमारे काम की, लेकिन अगर हमें मालूम है कि हम सही दिशा में हैं और हम अपना सही काम कर रहे हैं, तो हमें वो काम करते रहना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी हैं। ये भी राम मनोहर लोहिया जी का एक कोट है, मुझे अच्छा लगा, सोचा आपसे साझा कर लूं कि जात पात भारतीय जीवन में सबसे ताकतवर प्रथा रही है। जो इसके सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, वे भी व्यवहार में ऐसे मानकर ही चलते हैं जिंदगी जाति की सीमाओं के अंदर ही चलती है। अभी आप लोग का लेक्चर बनाने से पहले मैं एक लेक्चर बना रही थी
BA1 के लिए, और जिसमें टॉपिक था भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव। और जब मैं ये टॉपिक बना रही थी तो अचानक से मैंने राम मनोहर लोहिया जी का ये कोट देखा और मुझे लगा इसे आपके साथ साझा करूं। जाति पाति का जो बेसिकली सिद्धांत रहा है हमारे देश के अंदर, या सिद्धांत है, वो इतना प्रबल है कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। इसीलिए लोहिया लोहिया जी कहते हैं कि जात पात भारतीय जीवन में सबसे ताकतवर प्रथा रही है। जो इसके सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते वे भी व्यवहार में ऐसे मानकर ही चलते हैं। जिंदगी जाति के सीमाओं के अंदर ही चलती है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये लोहिया साहब का कोट था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स आपका। अब आपका जो सिलेबस है लगभग समाप्ति की तरफ है। आपने इसको अपनी तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए ताकि हम लोग आगे और रिविजन के साथ और आगे बढ़ सकें। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, बी वेरी रेगुलर। आप जल्दी आप लोग तैयारी करिए। और फिर पेंडेमिक के समय में आपने ये नहीं सोचना है सिलेबस कितना हुआ, हमारी तैयारी कितनी हुई। पैंडेमिक में और भी बहुत कुछ सीखिए, अच्छा बोलना सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए, अपने अंदर कुछ गुणों को पैदा करिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए। मैं सीखती हूँ नई चीज़ें, आप भी मेरे विद्यार्थी हैं, आप भी नया कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ओके जी, थैंक यू। शुक्रिया। और इस कोट के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करूँगी। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र ना हो। मैं अपने जीवन का आधार बनाने एक और जा रही हूँ। मैं कई चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उसे मैं अपने जीवन में डाल लेती हूँ। तो इसे मैं आज से अपने जीवन में शामिल करूँगी। उम्मीद करूँगी आप भी करें। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र ना हो। अगर हमको मालूम है हमारा काम सही है तो हम करते रहेंगे। सही गलत की कोई परिभाषा नहीं, हमको जो सही लगता है हम वही करेंगे। और अगर हमको लगता है कि उसकी ये काम हमारा है, हमको करना है, तो हम ज़रूर करेंगे। ओके? मुझे लगता है ओबीएस के माध्यम से जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि इन्हें आप कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी देख सकते हो। यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके साथ इन लेक्चर्स को साझा भी करूँगी। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया।